फोर्थ डिग्री में कोई डाउट? फोर्थ का 20 फोर्थ के 20 में मेरे हिसाब से आप लोगों को वैसे तो वेरिएबल है तो वेरिएबल है, बट वेरिएबल टू वेरिएबल करने जब थोड़ा लंबा होगा जिस तरह से सम दिया हुआ है। एल हॉस्पिटल लगाना होगा तो क्या करना पड़ेगा? पावर को नीचे उतारना पड़ेगा। पावर को नीचे उतारने के लिए क्या करोगे? लॉग अप्लाई करोगे। लॉग अप्लाई करोगे तो कुछ उसका आंसर के सामने लॉग अप्लाई किया तो लॉग हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा? लॉग ऑफ e raised to power t plus 1 minus a raised to power t plus 1 minus log of b minus a और अपॉन t। या अपॉन t कौन सा हो जो पावर में होगा जो बाहर आया होगा, ये हो गया। अभी हम देखो 0 by 0 का फॉर्म है। t को अगर आप 0 रखते हो तो b raised to 1 बचेगा, e raised to 1 बचेगा, log b minus a minus log b minus a 0 और नीचे भी 0। कौन सा फॉर्म होगा? जिसका डिफरेंशिएट बताओ मुझे, क्या करो? 1 by b raised to t plus 1 minus a raised to t plus 1 base into ये कौन सा फंक्शन है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट क्या होता है? इसका क्या होगा? b raised to t plus 1 into log b और a raised to t plus 1 का a raised to t plus 1 into log a और ये तो कांस्टेंट है। b और a कांस्टेंट है तो log b माइनस b तो कांस्टेंट ही होगा तो उसका डिफरेंशिएट 0 और डिवाइड बाय t का 1। डायरेक्टली t रख दो 0 क्योंकि नीचे कुछ बचा ही नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ क्या बचेगा? t 0 रखोगे तो b log b का b को पावर में ले जाओ तो log b raised to b डिवाइड बाय a raised to a। ये a raised to a हो जाएगा ना, 0 रखते ही a पावर में गया, माइनस था तो log में डिवाइड में आ गया। यहाँ पर t को 0 रखा तो b माइनस a बचा। ये जो 1 by b माइनस a है उसको भी तो मैं पावर में लेके जा सकता हूँ तो log b raised to b अपॉन a raised to a और raised to पावर 1 by और सामने कौन है? log a। आपको आंसर तो किसका चाहिए? a का चाहिए, दोनों तरफ से log हट जाएगा तो आंसर इज a इक्वल टू b raised to b डिवाइड बाय a raised to a अपॉन और a raised to पावर 1 by b माइनस d आंसर है। तो चेक कर लेगा थोड़ा कि भाई कौन सी मेथड से जल्दी हो जाएगा।
और कोई है? ये कोई 60 क्या है? देखो बताओ, क्यूबिक रूट है क्या? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ एक्स है और log ऑफ 1 प्लस 3x ln ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय tan इनवर्स ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर और इनटू में e रेज़ टू पावर क्या दिया? e रेज़ टू पावर 5 क्यूबिक को लिखी है e रेज़ टू 5 क्यूबिक रूट ऐसा ही है ना? माइनस ठीक है। और सिस्टम देखो तो 4 अलग अलग टाइप के फंक्शन है, साइन भी है, ln भी है, log भी है, tan इनवर्स भी है और e एक्सपोनेंशियल भी है, पर चारों की प्रॉपर्टी है। पर चारों में क्या एप्लीकेबल है? अगर मैंने इसको दिनों में तो क्या ये 0 हो रहा है तो मैं प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी यूज करूंगा तो किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? x रेज़ टू 1/3 से डिवाइड x रेज़ टू 1/3 से मल्टीप्लाई ln 1 प्लस 3x है, ln 1 प्लस 3x है तो डिवाइड बाय 3x मल्टीप्लाई बाय 3x tan इनवर्स रूट x है तो tan इनवर्स रूट x है तो डिवाइड बाय कौन चाहिए? रूट x। तो आपने x से डिवाइड किया तो x से मल्टीप्लाई फिर e रेज़ टू पावर 5x रेज़ टू पावर 1/3 माइनस 1 तो x रेज़ टू 1/3 से सॉरी 5x रेज़ टू 1/3 से डिवाइड और 5x रेज़ टू 1/3 से मल्टीप्लाई है ना? तो जब लिमिट लगाऊंगा तो ये साइन वाला पार्ट 1 प्रॉपर्टी के हिसाब से, ln वाला पार्ट 1 tan इनवर्स रूट x बाय रूट x वाला पार्ट 1 e रेज़ टू x माइनस 1 बाय x वाला पार्ट भी 1, ये सब कुछ 1 है और x रेज़ टू 1/3 x रेज़ टू 1/3 कैंसिल, ये x x कैंसिल, लिमिट लगाने पर बाकी सब 1 है तो आंसर कितना? 3/4 सबकी है ना प्रॉपर्टी, फिर क्या देंगे? अब देखो आप लोगों का लिमिट का जो सबसे लास्ट पार्ट है, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने लिमिट के क्वेश्चन करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड चेक कर लिए कि सिंप्लीफाई जो होता हो वो चेक कर लिया, रेशनलाइज कर लिया, फैक्टराइज कर लिया, इनफाइनाइट इक्वेशन है तो हायर कॉस्ट डिवाइड कर लिया, वो सब अप्रोचेस थे। वो जब काम करना बंद कर दे तो फिर हमारे प्रॉपर्टीज आई, 10 प्रॉपर्टी है उसमें हर टाइप की प्रॉपर्टीज है, वो नहीं लग रहा था तो हमारे पास सीरीज आई, सीरीज हम लोग काम कर सकते हैं। जब सीरीज भी काम या सीरीज लंबा हो रहा था फिर हमारे पास एनोसिकल फिर हो रहा है, उसके लिए बस 0/0 या इनफाइनाइट इनफाइनाइट का फॉर्म होना चाहिए, राइट? जब वो भी काम करना बंद करते लास्ट में बाइनोमियल एक्सपेंशन आए, जब पावर आप लोगों का फ्रैक्शनल हो या नेगेटिव ऐसे केसेस में बाइनोमियल कर सकते हो, राइट? अब उसमें भी कुछ नहीं काम करे, चांसेस बहुत कम है, कुछ ना कुछ तो काम करेगा करेगा, बहुत रेयरली ऐसे कोई केसेस बनते हैं जब आप लोगों उसमें से भी कोई मेथड काम नहीं करता तो लास्ट में आता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम का नाम हमने पहले भी सुना है, कहाँ पर सुना था? जब हम लोग को डिराइव करते थे ना प्रॉपर्टी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x1, तब हमारे पास एक रिलेशन आया था, sin x is less than x is less than 10, और फिर आपको ध्यान होगा तो इसको हमने sin x से डिवाइड किया था, sin x से डिवाइड किया तो ये आया था 1, यहाँ पर आया था x by sin x और यहाँ पर आया था 10x by sin x किया था तो 1 by cos x, फिर sin x by x किया था तो हमने रेसिप्रोकल कर लिया था, है ना? यहाँ तक पहुंचे थे।
फिर x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है, 0, इसलिए हमने x 0 नहीं हो सकता तो उसको लिखेंगे कैसे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, फिर लिमिट अप्लाई किया था, तो लिमिट जब अप्लाई किया था तो वो क्या था, अगर इसको आप समझोगे तो क्या हुआ था कि इस केस में ये हो रहा था कि मैं इसका लिमिट फाइंड नहीं कर पा रहा था, मतलब इसका लिमिट हमें फाइंड करना नहीं आता, तो हमने क्या किया, जब इसका लिमिट फाइंड करना नहीं आता था तो हमने आजू बाजू के दो फंक्शन बनाए, जिससे एक से वो छोटा होगा एक से वो बड़ा होगा, और वो भी ऐसे फंक्शन बनाए कि जिसका लिमिट फाइंड करना में आता हो। राइट, पहला स्टेप, मुझे गिवन फंक्शन का लिमिट फाइंड करना नहीं आ रहा है, मुझे गिवन फंक्शन का लिमिटेशन या उसके रेंज में कौन सी वैल्यू नहीं होगी वो पता नहीं चल रहा है, तो ऐसे केस में क्या करूंगा, उसके आजू बाजू के ऐसे फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे फाइंड करना आता हो। तो मैंने इससे छोटा और इससे बड़ा फंक्शन बना लिया जो मुझे आता है लिमिट फाइंड करना। अब उसमें भी वो फंक्शन तो फाइंड करोगे, फिर सैंडविच थ्योरम का काम रहेगा, जब उसमें लिमिट अप्लाई करोगे, तो जैसे इसमें लिमिट अप्लाई किया तो cos 0 का आंसर क्या है, 1, और यहाँ तो आप लोगों का आंसर 1 था ही। अब इसको हम कैसे रीड करेंगे, भाई इसका जो आंसर होगा वो किससे छोटा होगा, 1 से छोटा होगा, किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो क्या नहीं होगा, ये 1 से छोटा है 1 से बड़ा है तो क्या नहीं है, 1 नहीं है, तो क्या नहीं है, 1 नहीं है। तो अगर 1 नहीं है तो हम लिमिट ढूंढते ही हुए ना कि जो आपका आंसर नहीं होता, तो हमें पता चला कि इसका आंसर 1 नहीं है, तो लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 sin x हमारे लिए क्या बन गया था, 1 बन गया था। राइट, इसको हम लोग सैंडविच थ्योरम क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ एक ऐसा फंक्शन है जो दो अलग अलग फंक्शन के बीच में है और उसका लिमिट फाइंड कर रहा हूं। तो सैंडविच थ्योरम नहीं बोला कि भाई अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना जो हमारे पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x के आसपास में ऐसे फंक्शन ढूंढ लेंगे जिसका आंसर हमें फाइंड करना आता है, एक से वो छोटा एक से वो बड़ा, और फिर जब इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a f ऑफ x, लिमिट एक्सटेंडिंग टू a g ऑफ x और लिमिट एक्सटेंडिंग टू a h ऑफ x, लिमिट अप्लाई कर लिया, तो इसका लिमिट फाइंड करना नहीं आता, अगर इसका फाइंड करना होता तो मैं g ऑफ x को जैसे कुछ ढूंढता ही नहीं, तो इसका नहीं आने से मैंने पता किया, और फिर जब इसमें लिमिट अप्लाई किया और इसका आंसर आया k, इसका भी आंसर आया k। तब इसको कैसे रीड करोगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x का आंसर किससे छोटा है, k से छोटा, किससे बड़ा है, k से बड़ा है, तो इसका आंसर क्या नहीं हो सकता, k नहीं हो सकता। फिर इसके बाद मैं लिखूंगा कि हाँ भाई तो उसकी वजह से लिमिट एक्सटेंडिंग टू f ऑफ x का आंसर k नहीं होगा, ये मुझे पता चलता है, वही मुझे पता करना होता है। राइट, तो ये आपका प्रॉपर सैंडविच थ्योरम जो मैंने लिख के दिया है, पर ये सैंडविच थ्योरम इतना इजी होता नहीं, क्योंकि इसका दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना कि जिससे वो छोटा हो जिससे वो बड़ा हो, पहले तो वही बहुत मतलब लगता है, मतलब कंसेप्ट लगते हैं काफी। उसके बाद ये फंक्शन भी चलो पता कर लिया, उसके बाद भी ऐसा नहीं कि जब लिमिट अप्लाई करोगे तो दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए, अगर एक का आंसर अगर 1 है और एक का आंसर 2 है तो हमने वापस कोई काम का नहीं। तो आपको फंक्शन भी बनाना है, वो भी ऐसे फंक्शन बनाना है जिसका लिमिट भी ढूंढना आता और लिमिट का आंसर सेम भी आना, तब जाकर आपका सैंडविच थ्योरम काम आता है। ठीक है, पर मैं आपको, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसका और एक मतलब ऐसा बोल सकते कि पता था कि सैंडविच थ्योरम बहुत इतना इजी नहीं है बनाना, तो इसलिए इसका और एक ऑप्शन ढूंढा गया था, लिमिट ऑफ सम के कंसेप्ट है डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो जब सैंडविच थ्योरम भी नहीं लगता तो लिमिट ऑफ सम भी होता है। राइट, पर सैंडविच थ्योरम कैसे कैसे क्वेश्चन में आपको लगाना चाहिए, वैसे दो क्वेश्चन में आपको होता है, बस वैसे क्वेश्चन आए तब उसमें लिमिट ऑफ अपना सॉरी सैंडविच थ्योरम यूज कर लीजिएगा। पहला, आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले, जैसे मैं क्वेश्चन से बताता हूँ उसको यूज मतलब उसको सोल्व भी कैसे वो बताता हूँ। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर देखिए, DPP5 का 8 क्वेश्चन, DPP5 का 8 क्वेश्चन। तो DPP5 के 8 क्वेश्चन में आप देखेंगे तो आप लोगों को दिया हुआ है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, और कहाँ तक जा रहा है ये n अपॉन n स्क्वायर प्लस n तक। और ये पक्की बात है कि सैंडविच थ्योरम आप लोगों को तभी काम आएगा जब सीरीज इनफाइनाइट तक जाता होगा, वरना सैंडविच थ्योरम की नॉर्मली कोई जरूरत नहीं पड़ती। इनफाइनाइट का क्वेश्चन है,
इनफाइनाइट इक्वेशन में हमारे पास अभी तक क्या क्या अप्रोचेस है? हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड, उसके लिए एक न्यूमरेटर होना चाहिए और एक डिनोमिनेटर होना चाहिए। क्या ये ऑप्शन यहाँ है? इसमें क्या वो यूज कर सकते हैं हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड? उसके लिए आपको एलसीएम वगैरह लेना पड़ेगा। अभी तो कोई फॉर्म ही नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट के फॉर्म में जाना पड़ेगा, उसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। आपको एलसीएम लेना पड़ेगा तो आपके पास सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। एलसीएम लेने जाओगे तो फिर तो कभी नहीं कर पाएंगे, मतलब खत्म नहीं कर पाएंगे, मतलब बहुत लेंथी होगा, क्योंकि एन के साथ ये सब कुछ मल्टीप्लाई आएगा, फिर एन के साथ ये सब मल्टीप्लाई आएगा, तो एलसीएम लेना तो बेवकूफी है, तो वो नहीं करेंगे। फिर दूसरा अप्रोच क्या है? हाईएस्ट पावर से डिवाइड नहीं कर पाए, एक नंबर का क्वेश्चन आता है कि नंबर है तो हम उसको 0 से 1 के बीच में ले आते थे, इसमें नंबर की तो कोई बात ही नहीं हो रही, वो भी छोड़ देते हैं। तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर मैंने इसको इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर ले तो मैं एलोसिल भी अप्लाई कर सकता हूँ, पर उसके लिए कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना। इसको कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फिर यहाँ पर पिक्चर में आएगा सिंप्लीफाई। कैसे करोगे सिंप्लीफाई? हमें ये ढूंढना नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे? अगर ये ढूंढना नहीं आता है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ n² + 1 जो है इसका जो डिनोमिनेटर, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि क्यों इसमें दिक्कत आ रही है कि सबका डिनोमिनेटर अलग अलग है। अगर सबका डिनोमिनेटर सेम होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता। तो हम क्या करने वाले हैं, n² + 1 जो है मुझे ये बनाना है कि किससे छोटा किससे बड़ा, दो फंक्शन बनाना है। तो ये कंफर्मली बोल सकता हूँ कि n² + 1 जो होगा वो n² से तो बड़ा ही होगा, तो कोई डाउट ही नहीं हो सकता, और n² + n से तो छोटा ही होगा, राइट। अच्छा आप बोलोगे सर n² + 1 तब क्या आ जाना है? n² + 2 से भी तो छोटा होगा, एकदम सही है, n² + 2 से भी तो छोटा होगा। अब नेक्स्ट वाला टर्म लेते हैं, n² + 2 जो होगा वो किससे बड़ा होगा? n² + 1 से बड़ा होगा, पर किससे छोटा होगा? अगर मैं ये करूं, गलत नहीं है, स्टेटमेंट एकदम सही है, पर मैंने क्या बोला था कि भाई आप लोग जैसे ऐसा कर भी लिया, फिर आप इसका रेसिप्रोकल करोगे, क्योंकि n² + 1 हमें कहाँ चाहिए? डिवाइड में चाहिए। रेसिप्रोकल किया तो इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो गया, यहाँ पर रेसिप्रोकल किया तो यहाँ पर वापस चेंज हुआ। यहाँ फिर क्या होगा? आप इन सबको ऐड करोगे, आप जब इन सबको ऐड करोगे तो जो आपकी पहले प्रॉब्लम थी सबका डिनोमिनेटर अलग अलग था, वो तो आज ही है। तो अगर मैं इस तरह से करूंगा, वापस अगर मैं ऐड करने जाऊंगा तो मुझे कोई फायदा ही नहीं हो रहा, वापस सबका डिनोमिनेटर तो अलग अलग ही आ रहा है, इसमें कोई फायदा नहीं है। इसीलिए जब आप लोग ऐसा कोई अलजेब्रिक क्वेश्चन आ जाए और अगर इनफाइनाइट सीरीज तक जाता हो तो आपको कंपैरिजन जब होगा तो सबके लिए कंपैरिजन सेम ही एलिमेंट से होना चाहिए। तो सेम ही एलिमेंट से कंपैरिजन कब होगा? तो आपको कोई टेंशन नहीं लेने का, जो भी टर्म दिए तो जो सबसे छोटा टर्म होगा उससे सारे बड़े होंगे, और जो सबसे बड़ा होगा उससे सारे छोटे होंगे, तो सबसे छोटा n² ही बोलूंगा, और सबसे बड़ा n² + n होगा, तो सबके सब n² से तो बड़े ही होंगे और n² + n से तो छोटे ही होंगे, करेक्ट, राइट। और आप ये भी कर सकते हैं, जैसे n² है इसमें सबसे छोटा टर्म अगर आप n² + 1 ही मान के चलोगे तो भी चलेगा कि n² + 1 n² + 1 के इक्वल है, बट इससे तो छोटा ही है। अब बाकी जो सारे होंगे n² + 2 वो n² + 1 से बड़ा होगा, n² + n से छोटा होगा, n² + 3 n² + 1 से बड़ा होगा, n² + n से छोटा होगा। सबसे लास्ट वाला n² + n भी n² + 1 से बड़ा होगा, n² + n के इक्वल होगा। बाकी सबके लिए ये जो रिलेशन है वैलिड है, सबसे छोटे टर्म से बड़ा और सबसे बड़े टर्म से छोटा। अब इसका रेसिप्रोकल कर लिया जाए, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या होगा? 1/n² + 1 ग्रेटर देन इक्वल टू, इस केस में 1/n² + 1 ग्रेटर देन 1/n² + n। यहाँ पर 1/n² + 1 ग्रेटर देन 1/n² + 2 ग्रेटर देन 1/n² + n। उसके नेक्स्ट में 1/n² + 1 ग्रेटर देन 1/n² + 3 ग्रेटर देन 1/n² + n। ऐसे सबसे लास्ट तक जब आओगे तो 1/n² + 1 ग्रेटर देन 1/n²
n स्क्वायर प्लस n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर प्लस। अब इन सब में ऊपर n भी है तो सबको n से मल्टीप्लाई, n एक पॉजिटिव नंबर ही होगा तो इक्वलिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, इन सब का एडिशन, क्योंकि इन सब आपको तो एडिशन चाहिए। जब आप इन सब का एडिशन करोगे तो यहाँ पर भी तो एडिशन होगा, और यहाँ पर जब एडिशन होगा तो कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर सबका सेम है। तो ऊपर n प्लस n प्लस n प्लस n कितनी बार ऐड हो रहा है, n टाइम्स, क्योंकि आप 1 से चालू करके n तक गए हो तो n को अगर n टाइम ऐड करोगे तो n स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, n बाई n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 2 प्लस n बाई n स्क्वायर प्लस 3, कहाँ तक जा रहा है, n बाई n स्क्वायर प्लस n तक। और इस तरफ जब ऐड करोगे तो यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सबका सेम है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, n स्क्वायर प्लस n, और ऊपर n इंटू n, n इंटू n इंटू n कितनी बार ऐड हो रहा है, कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स, तो n इंटू n, n स्क्वायर। फिर लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये तो सॉल्व करना नहीं आता इसीलिए ये सब कर रहे हैं, पर ये सब सॉल्व करना आता है। किससे डिवाइड कर लोगे, n स्क्वायर से। अगर आपने n स्क्वायर से अगर डिवाइड कर लिया तो क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n स्क्वायर, और सामने भी ये वाला पार्ट भी n स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो ये क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। अब लिमिट अप्लाई कर लेते हैं, लिमिट जब अप्लाई करोगे तो 1 बाई n स्क्वायर का आंसर 0, तो क्या बचेगा 1। यहाँ पर भी n को इनफाइनाइट अप्लाई करोगे तो इसका भी आंसर 0, तो क्या बचेगा 1। हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो आपको क्वेश्चन दिया था वो किससे बड़ा है, 1 से बड़ा, किससे छोटा है, तो इसका आंसर क्या नहीं होगा, जो आपको ढूंढना है। इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। अच्छा, काफी सारे बच्चे ये करते हैं, ये देखते हैं, उनको पता होता है कि इनफाइनाइट का क्वेश्चन आता है तो हाईएस्ट पावर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लेने का, तो उनको लगता है हाईएस्ट पावर n स्क्वायर, इसको n स्क्वायर से डिवाइड करें, ऊपर क्या बचेगा 1 बाई n, यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा। फिर लिमिट अप्लाई करोगे तो ऊपर 1 बाई n था तो 0 आ जाएगा, और नीचे 1 बच रहा है तो 0 बाई 1, सब में ऐसे ही होगा, है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, n स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये भी 0 होगा, और सारे 0 आ जाएंगे तो पूरे की 0 कितनी बार ऐड करो तो 0 ही होगा, तो आंसर 0 लिख के आ जाएंगे। आपका लिमिट लगेगा नहीं क्योंकि मेरे से कोई फॉर्म ही नहीं है, मेरे से ये कोई फॉर्म, लिमिट लगाने के लिए इंडिटरमिनेट फॉर्म होना भी तो चाहिए तभी आप अप्लाई कर पाओगे, है ना। तो फिर जब आपके पास कोई फॉर्म नहीं हो, इनफाइनाइट सीरीज जा रहा हो, मेरे पास कोई मेथड ना हो, तो सैंडविच थ्योरम को याद करने का। और सैंडविच थ्योरम कैसे करोगे, तो आपको जो बताया कि सबको कंपैरिजन सेम सम से ही करो, सबसे छोटे से बड़ा और सबसे बड़े से छोटा, समझ आया। ऐसा ही एग्जैक्टली क्वेश्चन आप मुझे बताओ, आप लोग को दिक्कत समझ आया होगा। इसका 9 क्वेश्चन सेम टू थोड़ा का उस 9 क्वेश्चन में आपको दिया हुआ लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट सिग्मा ऑफ r इक्वल टू 1 to n r अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस r। r की वैल्यू कहाँ से चालू करोगे 1 से, r अगर 1 रखोगे तो आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, फिर 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, फिर 3 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3, और सबसे लास्ट में n अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस n मतलब 2n। अब इसमें भी एलसीएम कैसे लोगे आप, पॉसिबल ही नहीं, कोई फॉर्म नहीं कि लिमिट डायरेक्टली लग जाएगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि लिमिट लगा लिए तो 3.0 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 सारे 0 हो गए, ऐसा तो होगा नहीं, ये लिमिट लगेगा ही नहीं। तो फिर यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा सैंडविच। कैसे करोगे,
आपको ये मैंने एक बार समझाने की कोशिश की कैसे क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है एक सीएस अलजेब्रिक वाले क्वेश्चन में। अब बनाओ मुझे कैसे बता, आपको फंक्शन बनाना भी तो पड़ेगा, कैसे बनाओगे? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 किससे बड़ा? सबसे छोटा टर्म कौन? n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 और सबसे बड़ा टर्म कौन? n स्क्वायर प्लस 2n। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से बड़ा और n स्क्वायर प्लस 2n से छोटा। फिर आप इसका रेसिप्रोकल भी करोगे, है ना? तो मैं डायरेक्ट स्टेप कर रहा हूँ। इसका जब रेसिप्रोकल करोगे इनइक्वालिटी की साइन चेंज हुई होगी तो क्या बना होगा ये? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 ग्रेटर देन 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n। ये वाला टर्म 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2, पहले तो 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 किससे बड़ा? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2n से बड़ा। किससे छोटा? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से छोटा। पर यहाँ पर मल्टीप्लाई में क्या चाहिए ऊपर? 2, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसको कैसे लिखोगे? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 3 जो होगा किससे बड़ा? n स्क्वायर प्लस 2n से बड़ा होगा, पर किससे छोटा? 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से छोटा। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं चलेगा। कहाँ तक आओगे? लास्ट तक। जब लास्ट तक पहुंचोगे तो n बाई n स्क्वायर प्लस 2n जो होगा वो n बाई n स्क्वायर प्लस 2n के इक्वल होगा, पर किससे छोटा होगा? n बाई n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 से तो छोटा ही होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप इन सब का एडिशन, तो मिडल में वो सीरीज मिलेगा जो आपका क्वेश्चन है। अगर उसको मैं अभी एफ ऑफ एक्स बना लूं, बोले एफ ऑफ एक्स मान लो, तो एफ ऑफ एक्स किससे छोटा हुआ? इस पूरे से छोटा है ना? इस पूरे से जब छोटा होगा तो सबका डिनोमिनेटर सेम है। और ऊपर क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक? n सिग्मा है, सिग्मा की फॉर्मूला n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू में n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 तो है। किस तरफ बात कर रहे हैं? किस तरफ डिनोमिनेटर में क्या आएगा? n स्क्वायर प्लस 2n और ऊपर क्या ऐड हो रहा है? 1 प्लस 2 प्लस 3 कहाँ तक? n तक। 1 से n का एडिशन n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। फिर लिमिट लगाओगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो तीनों जगह पर लिमिट लगाना पड़ेगा। यहाँ पर भी लिमिट लगाया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, यहाँ पर भी लिमिट लगाया, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। ये तो फाइंड करना नहीं आता, पर ये तो आता है। किससे डिवाइड करोगे? n स्क्वायर से। n स्क्वायर से जैसे ही डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में क्या बचेगा? 1 प्लस 1 बाई n। नीचे क्या बचेगा? 2 इंटू 1 प्लस 2 बाई n। यहाँ की अगर बात करोगे तो n स्क्वायर से जब डिवाइड करोगे ऊपर बचेगा 1 प्लस 1 बाई n, नीचे बचेगा ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 1 बाई n प्लस 1 बाई n स्क्वायर। और फिर जब आप लिमिट अप्लाई करोगे जहां पर भी n डिवाइड हो सारे टर्म 0, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? 1 बाई 2 इंटू 1 2, तो 1 बाई 2। यहाँ पर भी ये 0 होगा, ये 0 होगा, तो ये भी क्या बचा? तो आपका जो फंक्शन है वो 1 बाई 2 से बड़ा है या 1 बाई 2 से छोटा है, तो क्या नहीं होगा? 1 बाई 2। इसका आंसर हो जाएगा 1 बाई 2। तो दो टाइप के क्वेश्चन, एक ये था, ये टाइप के क्वेश्चन जो अलजेब्रिक है, एलसीएम लेना पॉसिबल नहीं हो रहा, रिंग फाइनाइट सीरीज बन रहा है। एक वैसा क्वेश्चन, और इससे ज्यादा जो कहाँ पर आपको एलोकेशन का सैंडविच की जरूरत पड़ेगी वो इस वाले पार्ट में।
आप लोग ये वाला क्वेश्चन देखो, PYQ में क्वेश्चन नंबर 57, PYQ का क्वेश्चन नंबर 57 निकालो। निकाला क्वेश्चन नंबर 51। क्या दिया है 51 क्वेश्चन में? लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट gif of r plus gif of 2r plus gif of 3r up to the gif of nr। मिला? ये सब लोग मिला ही नहीं होगा। तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये देखो रिमेन्स के 2021 का 57 क्वेश्चन। अच्छा, आपको PYQ दिया होगा लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद। काफी लोगों ने मॉड्यूल भी तो पहली बार खोला होगा ना। एकदम लास्ट समझ चले जाना, डिफरेंशिएशन होगा, बीच में आएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जहां खत्म होगा। कोई नहीं, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया, कोई टेंशन मत लो, बाद में ढूंढते रहना। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, GIF का सिंबल है और कहाँ तक जा रहा है? R to R 3R up to the NR divided by n square। अब आपको पता है कि GIF घटाई हुई ना कुछ होगा नहीं, और GIF कहाँ ब्रेक होता है? GIF कहाँ ब्रेक होता है? हर कंजुगेटिव ये सीरीज कहाँ तक जा रहा है? इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट में कंजुगेटिव कितने होंगे? इनफाइनाइट 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो ब्रेक होने से रहा, तो फिर करेंगे और GIF हटे बिना क्वेश्चन होगा ही नहीं। तो फिर वापस यहाँ पर जरूरत पड़ेगी आपको सैंडविच। कैसे? ये रूल हमें सबको पता है कि भाई GIF क्या करता है, इमीडिएटली छोटा इंटीजर देता है। कोई मुझे पूछे कि किसी का भी GIF हो, x का GIF का आंसर किससे छोटा किससे बड़ा होगा, कोई भी नंबर के लिए, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ भाई किसी का भी GIF जो होगा वो x से छोटा होगा, या तो कभी कभी इक्वल होगा, कभी कभी क्या तभी होगा जब वो खुद इंटीजर हो। क्योंकि 5 का GIF खुद क्या हो जाएगा? 5 का GIF खुद क्या हो जाएगा? 5 पर 5.67 का GIF लगा, 5.67 का GIF निकालना होगा तो ये 5 होगा, तो 5.67 से तो छोटा ही होगा ना, राइट? किसी का भी GIF x का, अगर x पे GIF कंसीडर करें तो x से तो छोटा ही होगा। और GIF का कंसिस्टेंसी जैसे मतलब कंटिन्यूटी जैसे, तो कंजुगेटिव नंबर पे कंटिन्यूस होता है, तो x का कंजुगेटिव कौन होगा? x - 1। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ किसी का भी GIF हमेशा x - 1 से बड़ा होगा और x से छोटा होगा। और कोई भी नंबर लोगे तो हमेशा ट्रू होगा ही। सपोज हमने ले लिया 3.23 x 3.23 है, तो उसका GIF 3.23 से छोटा है और 2.23 से बड़ा है। तो ये x हमने ले लिया सपोज -3.42, तो x अगर आपने -3.42 ले लिया तो -3.42 का GIF, -3.42 का GIF -4, तो -4 -3.42 से छोटा है, और -3.42 -1 -4.42 से बड़ा है। तो ये ऑलवेज वेरी होगा, ये आपको हमेशा पता ही होना चाहिए कि किसी का भी GIF खुद नंबर से छोटा होगा, या तो इक्वल होगा, पर इक्वल सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जो खुद इंटीजर, बाकी तो उससे छोटा ही होगा और उसी के कंजुगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। वो यहाँ यूज करो। एक तरह से मैंने वैसे फंक्शन बना लिया जिससे वो छोटा और जिससे वो बड़ा, और सैंडविच में रूल्स है, जब ऐसा फंक्शन बना लो जिससे वो छोटा और जिससे वो बड़ा। अगर यहाँ पर अप्लाई करूंगा तो क्या लिखूंगा? GIF ऑफ R जो होगा वो R से छोटा होगा और R - 1 से बड़ा होगा। 2R का जो GIF होगा वो 2R से छोटा होगा और 2R - 1 से बड़ा होगा। 3R का जो GIF होगा वो 3R से छोटा होगा बट 3R - 1 से बड़ा होगा। NR का GIF NR से छोटा होगा बट NR - 1 से तो बड़ा ही होगा। इन सबको हम ऐड करेंगे, इन सबको जब ऐड करेंगे तो ऐड कर लिया R का GIF, 2R का GIF, 3R का GIF कहाँ तक?
एनआर का GIF। इस तरफ जब आप ऐड करोगे तो -1 कितनी बार तो कितना हो जाएगा माइनस है। इन सब में से क्या कॉमन आर क्या बचेगा 1 + 2 + 3 अप टू देन 1 से लेके n का एडिशन n × n + 1/2 × r जो कॉमन लिया था सही है। और यहाँ पर भी r कॉमन 1 से लेके n का एडिशन n × n + 1 / 2 × r। ये तो हो गया ऊपर वाला पार्ट। अब उनको किससे डिवाइड करने को बोला n² से, तो सब जगह पर n² से डिवाइड करूंगा। यहाँ पर n² से डिवाइड होगा, यहाँ पर n² से डिवाइड होगा, यहाँ पर n² से डिवाइड होगा, यहाँ पर भी n² से डिवाइड होगा। पूरे में n² से डिवाइड हो गया। n² से डिवाइड होने के बाद अब लिमिट अप्लाई करोगे और लिमिट भी क्या अप्लाई करना है n टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये पूरा प्रेजेंट क्वेश्चन। यहाँ पर लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अच्छा यहाँ से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक बार n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2n × r। और इस तरफ की अगर बात करें तो n/n², ये तो 1/n हो गया था। यहाँ पर भी n एक बार कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा n + 1 डिवाइडेड बाय 2n × r लिमिट ऑफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट। अब लिमिट जब आप अप्लाई करोगे तो ये n दोनों के साथ डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा ऊपर n से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या रहेगा 1 + 1/n होल डिवाइड बाय 2। तो n को जब इनफाइनाइट रखोगे तो वो 1/n वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो नीचे से क्या बच गया होगा 1/2 और × में r बचा। तो फाइनल आंसर क्या है यहाँ पर r/2। यहाँ की बात करोगे ये भी n से डिवाइड करोगे, n से डिवाइड करोगे तो 1 + 1/n होल डिवाइड बाय 2 × r। n को इनफाइनाइट रखते ये 0, यहाँ पर भी क्या बचा हम क्या बोल रहे हैं ये जो पूरी सीरीज हो या तो r/2 से छोटा होगा या तो r/2 से बड़ा होगा। तो क्या नहीं होगा r/2। तो ये रिलेशन GIF में अगर ऐसी कोई सीरीज आए GIF को हटाना ही पड़ेगा तो आपको उसी से हटाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। इसमें मिल नहीं रहा है। एक बार ऐसा भी क्वेश्चन दे दिया था, ये समझ आया पर सबको ऐसा ही सेम क्वेश्चन दिया था, बस यहाँ पर GIF की जगह पर उन्होंने फ्रैक्शनल पार्ट दे रखा था। पूरा का पूरा सेम, बस इसकी जगह पर क्या दे रखा था फ्रैक्शनल पार्ट। तो कैसे करते फ्रैक्शनल पार्ट को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ भी गया तो हमें ये पता है कि 0 से 1 के बीच में होगा, और 0 से 1 के बीच में क्या होगा ये तो नहीं पता। अच्छा आपको लोग अगर काफी लोग ये लगता है तो क्या फर्क पड़ता है, क्या होगा 0 से 1 अपॉन n²। तो n इनफाइनाइट में है तो समथिंग का इनफाइनाइट 0। पर आप अलग अलग करोगे तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म थोड़ी ना बन जाएगा जब अप्लाई कर लोगे, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब क्या करें, तो ऐसे केसेस में अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मेरे पास GIF का तो कंसेप्ट है, क्वेश्चन क्या होगा सेम टू सेम क्वेश्चन, बस ये फ्रैक्शनल पार्ट में दिया होगा। बाकी सब कुछ सेम। ये समझ आया आप लोगों को कि आप अलग अलग नहीं कर पाओगे, आप ये नहीं कर सकते अलग अलग कर लिए 0 से लेकर 1 के बीच में होगा डिवाइड बाय इनफाइनाइट आंसर 0। मैक्सिमम के लिए 0 तो पूरा आंसर ही 0, ऐसा नहीं होने वाला क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बनेगा। तो फिर अब आपके पास क्या ऑप्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट को मैं कन्वर्ट करूंगा GIF में। आपको ये देखने का क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जब GIF को फ्रैक्शनल में कन्वर्ट करता हूँ, कभी कभी ये होता है कि मैं फ्रैक्शनल को GIF में कन्वर्ट करता हूँ। तो कैसी नीड है मेरे को उसके हिसाब से इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ r को क्या लिख सकता हूँ r- GIF ऑफ r, इसको क्या लिख लोगे 2r- GIF ऑफ 2r, इसको क्या लिख लोगे 3r-, सही है। लास्ट में nr- GIF ऑफ nr होल डिवाइडेड बाय n²। अलग अलग कर लेते हैं, विदाउट GIF वाले टर्म को साथ कर लेते हैं r + 2r + 3r अप टू द nr। तो r कॉमन 1 से लेके n का एडिशन डिवाइडेड बाय n², और बाकी बचा -GIF ऑफ r + GIF ऑफ 2r
plus GIF of 3R up to the GIF of NR divided by n square। और इसको कैसे करना हो, सेम क्वेश्चन होगी है ना, पूरा का पूरा सेम ही तो होगी। और ये वाला जो पार्ट होगा उसको तो 1 से लेके n का एडिशन लगा लेंगे है ना, 1 से लेके n का एडिशन कर लोगे तो n इंटू n प्लस, फिर तो मतलब जैसे नॉर्मली करते हो कर लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के क्वेश्चन में आपको सैंडविच थ्योरम को यूज करना चाहिए। पहला एक किस तरह का अलजेब्रिक क्वेश्चन अगर आ जाए तो, और दूसरा वो जीआईएफ का क्वेश्चन जिसमें आप बस ये याद कर लो, आपको पता ही है कि किसी का भी जीआईएफ खुद नंबर से छोटा होगा और उसके कंजुगेटिव नंबर से बड़ा होगा। तो जीआईएफ ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन x एंड ग्रेटर देन x माइनस 1, वो इस वजह से याद रखते हैं। ठीक है, ये आप लोग लिख लीजिए पूरा, मतलब ये आपका लास्ट कंसेप्ट का लिमिट का जो आप लोगों को सीखना चाहिए।
मतलब एक क्वेश्चन देखो, इसमें शायद आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है, करोगे तो इसका पहले तो मुझे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे करोगे बताओ क्या होगा आंसर में। केपीपी 5 का क्वेश्चन कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन में। लिमिट n tends to infinite x raised to 2n minus 1 upon x raised to 2n plus 1 is identical with the function। इसका आंसर नीचे के कौन से फंक्शन से मैच हो रहा है। इनफाइनाइट की सीरीज है, पावर में इनफाइनाइट दिया हुआ है और हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। Limit n tends to infinite x raised to power 2n minus 1 upon x raised to 2n plus 1 के में आपको किसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं, x के बारे में। तो x कोई नंबर होगा पर पता नहीं क्या होगा, तो क्या बोला है तो तुम्हें क्या करने का। हाँ, दो पार्ट बनाना पड़ेगा। कौन कौन से दो पार्ट, 0 से 1 और 1 से बड़ी वैल्यू। तो x अगर जब 0 से 1 के बीच में होगा तो इसमें नेगेटिव का टेंशन नहीं है। नेगेटिव का टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि पावर कैसा है 2n, मतलब इवन पावर है। तो अगर नेगेटिव भी अगर लिया तो उसका इवन पावर तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो 0 से 1 या -1 से 0 में से मैं कुछ भी लूंगा तो उसका इनफाइनाइट पावर किसको अप्रोच करेगा, 0 को। तो डायरेक्टली x raised to 2n क्या हो जाएगा 0, नीचे में x raised to 2n क्या हो जाएगा 0, तो ऊपर क्या बचेगा -1 और नीचे बचेगा 1। आंसर कितना है -1। -1 कब आया, जब x किसके बीच में, ध्यान रखना x जब 0 और -1 से 1 के बीच में है तो आप लोगों का f of x का आंसर क्या है -1। जब आपका x लेस देन -1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, x जब लेस देन -1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा तो उस केस में जब आप पावर बढ़ाते जाओगे तो आपकी वैल्यू भी तो बढ़ती जाएगी, सही है। तो क्या करोगे उस केस में, x raised to 2n किसको अप्रोच करेगा, इनफाइनाइट को। तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनफाइनाइट से। x raised to 2n से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा ऊपर 1 minus 1 upon x raised to 2n divided by 1 plus 1 upon x raised to 2n, limit n tends to infinite। 1 upon infinite का आंसर 0, 1 by infinite का आंसर, आपका आंसर कितना है 1 है। इसके दो आंसर आ रहे हैं, इस रेंज में -1, इस रेंज में +1। पहले तो नंबर में भी ये करना है। अब मुझे बताओ ये जो आपका आंसर है नीचे के 4 फंक्शन से कौन से फंक्शन के साथ मैच हो रहा है इसका आंसर। आपके आंसर में सिर्फ 2 ही वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, अच्छा एक और भी आएगा। अगर x को 0, मैंने इसमें कहीं पर भी आप देखोगे तो x को 0 नहीं लिया, मतलब इसमें x 0 नहीं है तो मान लो, क्योंकि x अगर 0 होगा डायरेक्टली अगर x को 0 ही रख दूंगा तो फिर 0 का कोई भी पावर तो इसमें इंक्लूड हो जाएगा ना। 0 भी लोगे तो आंसर तो -1 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें 0 इंक्लूड कर लो, ओके। तो मुझे बताओ नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर है, डी वाला। क्योंकि आपको आंसर +1 या -1 देता कौन है, सिग्नम। और सिग्नम +1 आंसर कब देता है, जब उसका डोमेन पॉजिटिव हो। अब सिग्नम 2 जगह है, ये मुझे समझ में आ गया। तो चारों में सिग्नम है ना, चारों के चारों के अंदर सिग्नम है, बट कहां पर ऐसा हो रहा है कि आपका डोमेन पॉजिटिव पे 1 दे रहा है और वो इसके साथ मैच भी होना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन है सिग्नम ऑफ x -1, तो x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो 1 आंसर देगा, है ना। और x ग्रेटर देन 1 में ही 1 देगा ना, जबकि आपको तो ग्रेटर देन 1 में भी चाहिए और लेस देन -1 में भी चाहिए। और वो कहां मैच होगा, सी वाले। सी वाले में डोमेन में क्या दिया हुआ है, mod x -1। तो mod x जब ग्रेटर देन 1 होगा तो x या तो -1 से छोटा होगा या तो 1 से बड़ा होगा। और जब mod x लेस देन 1 होगा तो x की रेंज क्या आ जाएगी, -1 से 1। उस केस में अगर आपका डोमेन अगर नेगेटिव में लिया है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, -1 सिग्नम का। और डोमेन पॉजिटिव लिया तो आपका आंसर क्या आना चाहिए 1। और वो यहाँ पर वही मैच हो रहा है,
तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का 6 का 6। तो जब भी नंबर्स की बात आएगी तो दो पार्ट में डिवाइड कर लो, 0 से 1 और 1 से बड़ी वैल्यू। फिर इसका 11th क्वेश्चन, वैसे 11th क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन समझ में भी आ रहा है। करिए क्वेश्चन समझ आया? क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में? एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबी, और कैसा ट्राइंगल दिया हुआ है? आइसोसेलेस ट्राइंगल। द फिगर शोज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल एबीसी विद एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। एंगल बी और एंगल सी सेम है, मतलब ये दोनों लेंथ सेम है। आगे, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी intersects the side AC, intersects the side AC at B, intersects the side AC at the point B. Suppose that BC remain fixed, suppose that BC remain fixed। अच्छा, ट्राइंगल में जो BC का लेंथ, AB के लेंथ को क्या बोलते हैं? स्मॉल c, BC के लेंथ को, AC के लेंथ को B। तो ये जो लेंथ है ना वो फिक्स है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि BC का लेंथ फिक्स है, बट द ऑल्टीट्यूड AM, ऑल्टीट्यूड AM। अच्छा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये जो AM ऑल्टीट्यूड होगा वो मेरा बाइसेक्टर भी बनता होगा। ऐसा हर वर्टेक्स के लिए बनता है, ये जो कॉमन साइड होता है उसके वर्टेक्स के लिए बनता है। कॉमन साइड तो ये दोनों साइड सेम है, तो उसकी कॉमन वर्टेक्स से लेके जब आप लोग ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे तो वो आपका मीडियन भी बनेगा। अगर मीडियन बनेगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड भी करेगा। तो ये पूरा A है तो ये a/2 होगा। और AM किसको अप्रोच कर रहा है? इसका मतलब है कि AM का लेंथ क्या हो रहा है? AM का लेंथ 0 कब होगा? जब ये दोनों पॉइंट सेम हो जाए। AM टेंडिंग टू 0, इट मींस A टेंडिंग टू M, A टेंडिंग टू M, मतलब A कहां गया? मतलब A किसको अप्रोच कर रहा है? M को। अगर A M को अप्रोच कर रहा है तो ये जो BA है, मतलब ये BA का लेंथ T है, वो किसको अप्रोच कर रहा है? A अगर M पे आ रहा है तो ये जो T है उसका लेंथ किसके इक्वल आ रहा होगा? a/2। तो if A is approaching to M, it means C is approaching to a/2। और अगर सपोज ये एंगल भी है, एंगल बाइसेक्टर से अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो थीटा किसको अप्रोच कर रहा होगा? 0 को। जब ये साइड इसके ऊपर आ गया तो फिर थीटा रहा था। ये सब कंडीशन दिया हुआ है और उसके लिए आपको ढूंढना क्या है? So that A approaching to M, midpoint of BC, limiting value of BP, limiting value of BP कब A is approaching to M, ये ढूंढना है। और BP मतलब कौन? एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। तो ये आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के टाइम पर पढ़ाया था, किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर का लेंथ कैसे निकालना है, या लेंथ की फॉर्मूला क्या होती है, क्या होता है एंगल बाइसेक्टर का लेंथ। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ, अगर ये आप लोगों का ट्राइंगल एबीसी है, ये अगर आप लोगों का, अगर ये क्वेश्चन नहीं होगा आप लोगों से, अगर ट्राइंगल, अगर आपको ये नहीं पता है कि एंगल बाइसेक्टर का लेंथ की फॉर्मूला क्या होती है तो बनने से आप मैं वापस एक बार आपको बता देता हूँ। ये अगर ट्राइंगल एबीसी है, मैंने यहाँ से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया, अगर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, करेक्ट। जब भी आपको किसी का लेंथ बनाना हो, स्पेसिफिकली जब ट्राइंगल की बात करें तो हमेशा एरिया को करिए। इसका ये जो ट्राइंगल है, ऐसे बोल सकता हूँ एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीसी जो होगा उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, एरिया ऑफ द ट्राइंगल एबीडी प्लस एरिया ऑफ द ट्राइंगल एसीबी। चलेगा? इस पर इसका एरिया मिलके तो पूरा एरिया हो जाएगा। एबीसी का एरिया कैसे ढूंढोगे? एबी का लेंथ सी बोलते हैं, एसी का लेंथ बी बोलते हैं, बीसी का लेंथ को ए बोलते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या है, कौन सी फॉर्मूला यूज करें?
एबीसी का एरिया क्या करोगे? एबीसी का एरिया हाफ इंटू हाफ क्या हाफ B into C into sin half of the product of two adjacent sides into sin of included angle। आपके बहुत सारे फॉर्मूला है, आपको सिर्फ एक ही थोड़ी पता है कि हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। ये तो 6-7 स्टैंडर्ड में आता था जब हाइट और बेस दे दिया जाता था, थोड़ी देंगे आपको। तब कौन सा यूज करोगे? हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स इनटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल। यहाँ पर क्या होगा? हाफ इंटू सी इंटू एडी इंटू साइन ए बाई 2। ये दो साइड, इसका एरिया क्या होगा? हाफ ऑफ बी इंटू एडी इंटू साइन ए बाई 2। तो पहले तो हाफ कैंसिल कर लेते हैं हर जगह से। साइन ए को क्या लिखोगे? 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। तो दोनों तरफ से साइन ए बाई 2 भी कैंसिल, तो क्या बचा? 2 BC cos a by 2। और सामने इन दोनों से क्या कॉमन है? AD, क्या बचेगा अंदर? C प्लस B। sin a by 2 कट हो चुका है ना, तो AD किसके बराबर आ गया? 2BC अपॉन B प्लस C इंटू cos ऑफ a by 2। ये होता है एंगल बाइसेक्टर का लेंथ की फॉर्मूला। कैसे याद करोगे? ये जो AD है, इस एडी जहां जो एंगल बाइसेक्टर हो कौन से दो साइड पे? दो साइड पर उनका हार्मोनिक मीन है। हार्मोनिक मीन ऐसे लिखते हैं। बी और सी का हार्मोनिक मीन कैसे लिखोगे? 2BC अपॉन B प्लस C, और इनटू में ये जो एंगल है वो उसकी कॉस की वैल्यू, कॉस ऑफ ए बाई। तो फिर मुझे बताओ अगर D का लेंथ फाइंड करना है तो क्या लिखूं? D का लेंथ 2 AC अपॉन A प्लस C इंटू कॉस B बाई 2। ये B बाई 2 हो जाएगा ना, और फिर 6CF का लेंथ है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो। किसी भी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर का लेंथ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन खत्म हो गया। लिमिट A टेंड्स टू M, A टेंड्स टू M मतलब C टेंड्स टू A बाई 2। DP का लेंथ क्या बोलूंगा? इन दोनों साइड के लिए तो 2AC अपॉन A प्लस C इंटू cos थीटा, इसको थीटा ले रखा है। C की जगह पर क्या रखूंगा? C किसको अप्रोच करता है? A बाई 2 को, तो 2A इंटू A बाई 2 अपॉन A प्लस A बाई 2 इंटू cos थीटा 0 को अप्रोच करता है। cos 0 1, ये 2 और 2 कैंसिल, A स्क्वायर और नीचे A प्लस A बाई 2। A बाई 2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, A कट तो आंसर है। तो BC इसको अप्रोच करेगा 2A बाई 3 की आंसर। और उसके लिए हमें वो एंगल बाइसेक्टर का लेंथ पता होना चाहिए। नहीं पता है तो इसको लिख लो। एंगल बाइसेक्टर का लेंथ आप लोगों को लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर।
तो इस बार बाकी के क्वेश्चन मेरे से हो जाने चाहिए अगर आप डिजाइन करते तो ठीक ठाक है। तो आप लोगों का अभी हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंस लिमिट, उसका एक पार्ट खत्म हुआ। लिमिट मतलब खत्म हुआ मतलब मैंने जो सबको समझा दिया। लिमिट का नेक्स्ट पार्ट है आप लोगों का कंटिन्यूटी। क्या फर्क होता है लिमिट और कंटिन्यूटी? जैसे नाम में ही देखो ना कंटिन्यूटी, तो अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ऐसा बोल सकते हो, अच्छा कोई भी फंक्शन जिसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे साइन एक्स एंड कॉस एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस। log x कैसा फंक्शन है? log x का ग्राफ में हाथ उठाते हैं नहीं। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूस है? e रेज़ टू x का ग्राफ या a रेज़ टू x का ग्राफ कैसा बनता है? कंटिन्यूस। मॉड का ग्राफ बीच पर ब्रेक होता है कहीं? कंटिन्यूस ही है, राइट? GIF डिसकंटिन्यूस 10x, और 10x को मैं दो तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ। मैं से बोल सकता हूँ 10x इज डिसकंटिन्यूस, और वो सही है। 10x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन, ये भी वहां पर सही है। जब नॉर्मल बोलता हूँ मैं 10x इज डिसकंटिन्यूस तो ठीक उसमें एसिम्प्टोट दे रहे हैं कहाँ पर? π/2, 3π/2, 5π/2। और अगर ये बोलो कि 10x इज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन तो ये भी सही है। क्यों? बिकॉज उसके डोमेन में π/2, 3π/2 ये तो होते ही नहीं है, तो बाकी सबके लिए तो कंटिन्यूस होता है। तो जब आपको स्टेटमेंट कोई दिया जाए तो देखने का ये अगर टर्मिनोलॉजी अगर उसके अंदर यूज किया इन इट्स डोमेन तो पूरा क्वेश्चन का मतलब बदल जाएगा, राइट? कोई मुझे पूछे कि f(x) = 1/8 कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? f(x) = 1/8 जीरो पे अनडिफाइंड हो जाएगा, तो जीरो पे तो ब्रेक हो गया होगा। पर अगर ये दे देंगे इन इट्स डोमेन तो कंटिन्यूस, क्योंकि डोमेन में मैं जीरो लूंगा ही नहीं, इसलिए वो फर्क पड़ेगा कि आपको क्या वर्डिंग दिया हुआ है ना। तो कंटिन्यूटी को सिंपल मतलब कि ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब उसको हर एक का तो ग्राफ बनाना नहीं आता ना अपने को, तो मैथमेटिकली कैसे चेक करोगे कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस? अगर मैं यहाँ पर जैसे ग्राफ बना रहा हूँ और कोई फंक्शन का ग्राफ है, ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है? डिसकंटिन्यूस है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है। अच्छे से समझ लेना, बिकॉज आज ही मैं आपको कंटिन्यूटी समझा दूंगा। ये डिसकंटिन्यूस है, राइट? अच्छा, ये डिसकंटिन्यूस कहाँ है? इस पर्टिकुलर पॉइंट पर a, b पॉइंट पर। क्या इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है इस फंक्शन का? लिमिट एग्जिस्टेंस की कंडीशन क्या होती है? RHL इक्वल टू इसका a प्लस मतलब ये पार्ट, इसका RHL किसको अप्रोच कर रहा है? a से थोड़ी बड़ी वैल्यू किसके पास जाने की ट्राई कर रहा है? b पे। और a माइनस b किसको अप्रोच कर रहा है? b को। तो इसका RHL भी b है, इसका LHL भी b है,
आर एस एल इक्वल टू एल एस एल इक्वल टू बी, ऐसे थोड़ी बड़ी वैल्यू बी को अप्रोच कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी छोटी वैल्यू बी को अप्रोच कर रहे हैं, इसका आर एस एल और एल एस एल सेम है, पर क्या इसका फंक्शन कंटिन्यूस है? नहीं है। तो मैं ये बोल सकता हूँ इसके बाद कि जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है वो जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूस, इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है पर ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ये कंटिन्यूस क्यों नहीं है? ये फंक्शन कंटिन्यूस क्यों नहीं है? इस पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से, है ना? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये फंक्शन इसलिए कंटिन्यूस नहीं क्योंकि मेरे पास ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। अगर ये पॉइंट की वैल्यू नहीं तो ऑब्वियसली वहां पर फंक्शन ब्रेक होना ही होना है। इसको बोलते हैं मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे इसको? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि इसके अंदर एक पॉइंट ही गायब है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी। कौन सा पॉइंट गायब है? ए कोमा बी ना, इसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन दिया नहीं है। अब दूसरा ग्राफ ऐसा है, ये आपका a कोमा 0 है, ये आपका 0 कोमा b है, ये आपका a कोमा c और ये आपका a कोमा b। ये आपको इस हिसाब से कंटिन्यूस है डिसकंटिन्यूस? ये भी डिसकंटिन्यूस है। कहां पर आकर डिसकंटिन्यूस होगा? a कोमा b पे। क्यों? बिकॉज वहां पर मुझे हाथ उठाने पड़ेगा ग्राफ बनाते टाइम, है ना? a के लिए हमें एग्जैक्टली वैल्यू क्या दिया हुआ है? c, पर ए तो ये भी डिसकंटिन्यूस, जबकि इसमें क्या था? ए के लिए वैल्यू ही नहीं था, इसलिए मैं इसको डिसकंटिन्यूस बोल रहा था। वहां पर ए के लिए वैल्यू भी है, वहां पर ए के लिए वैल्यू है तो भी वो डिसकंटिन्यूस है। पर उसकी डिसकंटिन्यूटी का रीजन क्या है? ए के लिए वैल्यू तो है पर वो दुनिया से एकदम अलग है ना? बाकी पूरी दुनिया किसको अप्रोच कर रही है? बी को। ए प्लस बी किसको अप्रोच कर रहा है? बी को। ए माइनस बी किसको अप्रोच कर रहा है? बी को। पर ए खुद किसके पास जा रहा है? सी के पास। इसको बोलेंगे, मतलब इसका मतलब ये हुआ आर एस एल इक्वल टू एल एस एल बट नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। आर एस एल और एल एस एल दोनों किसको अप्रोच कर रहे हैं? बी को, बट एफ ऑफ ए का आंसर क्या है? सी। जबकि ए की वैल्यू है तो भी ये डिसकंटिन्यूस है। इसको बोलेंगे आइसोलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेट वर्ड तो आप लोगों ने कोरोना में बहुत सुना है ना? इसका मतलब कि तो वही बोले आइसोलेट ही तो कर दिया हमने, ए को सबसे अलग चल रहा है, राइट? सबसे अलग कर लिया है, इसकी वजह से ये डिसकंटिन्यूस है। तो दिस वन इज कॉल्ड आइसोलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, कि ए के लिए वैल्यू होने पर भी ये डिसकंटिन्यूस है बिकॉज वो आर एस एल रिलेशन के इक्वल नहीं है। अब इन दोनों से एक चीज तो समझ आ गई है आपको, अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूस होना है तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि इसको भरना पड़ेगा। पर क्या सिर्फ इसको भरना पड़ेगा, मतलब कि एक के लिए वैल्यू होनी चाहिए आपके पास? पर क्या सिर्फ एक की वैल्यू होने से वो कंटिन्यूस हो जाता है? नहीं हो जाता। एक के लिए वैल्यू है फिर भी वो डिसकंटिन्यूस है। इसलिए कि एक के लिए वैल्यू तो होनी चाहिए, वो मिसिंग नहीं होना चाहिए, पर वो वैल्यू भी किसकी इक्वल होनी चाहिए? आर एस एल और एल एस एल की इक्वल होना चाहिए। अगर मैं ये पॉइंट को अगर भर देता हूं, तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, है ना? तो अब कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या होगी? आर एस एल भी बी को अप्रोच कर रहा है, एल एस एल भी बी को अप्रोच कर रहा है, ए भी खुद भी। तो आर एस एल इक्वल टू एल एस एल इक्वल टू एफ ऑफ ए, ये आपकी कंटिन्यूटी की कंडीशन होगी। किसी भी फंक्शन को कोई पूछे कि कंटिन्यूस होना है तो कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो आपको क्या बोलना है? आर एस एल इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लिमिट के अंदर हम ये तो करते हैं आर एस एल इक्वल टू लिमिट एक्सिस्टेंस के लिए चेक करते हैं, बस कंटिन्यूटी में एक चीज बस एक्स्ट्रा करना है, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना है। आर एस एल एल एस एल का आंसर एफ ऑफ ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर आ रहा है तो कंटिन्यूस है, नहीं आ रहा है तो कंटिन्यूस नहीं। इसका मतलब ये तो पक्की बात है कि कंटिन्यूटी जानना होगा तो पहले तो आर एस एल एल एस एल जानना पड़ेगा, और आर एस एल एल एस एल जानने के लिए क्या आना चाहिए? लिमिट आपका अगर तभी तब जानो, इसलिए लिमिट नहीं है तो आर एस एल एल एस एल ही नहीं पता चलेगा, तो एफ ऑफ ए जानने करोगे। इसीलिए लिमिट के बाद का स्टेप आपका कंटिन्यूटी सिंपल एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना है, एफ ऑफ ए की लास्ट में वैल्यू बता, ठीक है?
टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कौन कौन से टाइप के डिसकंटिन्यूटी होते हैं, दो मैंने यहाँ लिख दिया आपको, एक मिक्सिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी और एक आइसोलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, राइट। तीसरा, कभी अगर ऐसा हुआ कि मेरे पास ये है यहाँ पर 0,C है, यहाँ पर 0,B है, ये है। क्या ये जो मैंने आपके सामने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, क्या ये कंटिन्यूस है? नहीं है कंटिन्यूस, है ना। और कंटिन्यूस नहीं होने का रीजन क्या है? RHL किसको अप्रोच कर रहा है? D को। LHL किसको अप्रोच कर रहा है? B को। और f ऑफ A भी इक्वल टू B है, बट f ऑफ A जानने की जरूरत ही क्या है? जब मेरा RHL और LHL ही सेम नहीं है तो फिर ये फंक्शन कंटिन्यूस हो भी नहीं सकता। अगर RHL ही, अगर आपका RHL और LHL ही अगर अलग है, तो इसके बीच के इतने सारे पॉइंट जो मिसिंग है, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट भर लोगे तो आपका काम हो जाएगा, इसके बीच में कितने पॉइंट्स होंगे? इनफाइनाइट पॉइंट्स को भरना पड़ेगा, जो पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए RHL किसको अप्रोच कर रहा था? D को। LHL किसको अप्रोच कर रहा है? D को। इस एग्जांपल के हिसाब से तो P is not equal to P, means RHL is not equal to LHL, therefore function is discontinuous। इससे मैं और एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, जिस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता वो फंक्शन तो 100% डिसकंटिन्यूटी होगी। जिस फंक्शन का लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करता, RHL और LHL ही सेम नहीं है, वो फंक्शन कभी भी कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकता। इट डजंट मीन कि जिसका RHL और LHL एग्जिस्ट करता हो वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जैसे इसमें RHL LHL एग्जिस्ट करता है बट फिर भी डिसकंटिन्यूअस। बट RHL LHL अगर सेम नहीं है तो फिर कंफर्म है, वो होगा ही। RHL LHL सेम हुआ तो हो भी सकता है कि वो कंटिन्यूअस हो, और हो सकता है कि ना भी हो, मे और मे नॉट बी, बट इसमें तो कंफर्म है नहीं होगा। इसको बोलते हैं फाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी। मतलब RHL भी है, LHL भी है, दोनों वैल्यू हम जानते भी है, पर दोनों सेम नहीं है। फाइनाइट वैल्यू ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको टाइप दिया है, क्वेश्चन देंगे फिर पूछेंगे कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। एक हुआ मिसिंग पॉइंट, एक हुआ आइसोलेटिंग पॉइंट, और नाम में सब कुछ दिया है, नाम समझते हैं तो नाम में सब कुछ बताना चाह रहे हैं कि क्या है वो। फाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी में RHL की भी वैल्यू है, LHL की भी वैल्यू है, पर दोनों सेम नहीं, और दोनों को हम जानते भी RHL LHL, पर दोनों सेम नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैंने किसी फंक्शन का RHL निकाला या LHL निकाला, अगर वो इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है, तो अगर RHL इनफाइनाइट आ गया, मतलब अनडिफाइंड हो गया, तो LHL ढूंढ के कुछ फायदा है? इसका मतलब उसको बोला जाएगा इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद की डिसकंटिन्यूटी होगी इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी। इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी का मतलब हो गया RHL और LHL इज अप्रोचिंग टू इनफाइनाइट। कोई एक भी अगर इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो फिर तो ऑटोमेटिकली डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। कौन सा बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी। तो उसके बाद जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, इसका बेस्ट एग्जांपल है GIF। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को अगर आप ग्राफ याद करोगे, 0 से 1 के बीच में वो कंटिन्यूअस होता है। 0 से 1 के बीच में तो क्या आंसर देता है? 0। पर जैसे ही 1 पे आता है, जंप मारता है, ऊपर जाता है, फिर 1 से 2 के बीच में वापस कंटिन्यूअस बन जाता है, फिर जैसे वापस 2 पे आता है, वापस जंप मारता है, वापस ऊपर चला जाता है। -1 से 0 के बीच में उसका आंसर है -1। जो है GIF डिसकंटिन्यूअस है, हम सबको पता है। कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? हर इंटीजर वैल्यू पे, राइट। पर बिटवीन द कंजुगेट इंटीजर को कंटिन्यूअस रहता है, पर जैसे इंटीजर पाएगा वो जंप मारेगा, ऊपर एक स्टेप बनाएगा, वापस इंटीजर पाएगा, वापस जंप मारेगा, वापस एक ऊपर चला जाएगा। इस टाइप के डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं, जो एक पर्टिकुलर रेंज में कंटिन्यू तो वापस जंप मार के ऊपर चला जाता है, वापस ऊपर चला जाता है। तो इसको बोलेंगे
कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी? जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, राइट। फिर आएगा जैसे अगर आपको ऐसे दिया जाए f of x is equal to sin of 1 by x if x is not equal to 0 and x equal to 0 के लिए पहले आंसर 0 दिया, मुझे चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूटी की डिसकंटिन्यूटी, किसी की भी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करने का सबसे पहला स्टेप तो क्या होगा? उसका RHL और LHL ढूंढा जाएगा, राइट। अगर किसके लिए चेक होते हैं कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी या एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट? जहां पर फंक्शन ब्रेक हुआ है, कहाँ फंक्शन ब्रेक हुआ है, तो चेक भी कहां पर होगा? 0। तो RHL लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 प्लस में इसमें कौन सा फंक्शन है? 0 प्लस का मतलब क्या हुआ? 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू में x की वैल्यू जब 0 नहीं है तब कौन सा फंक्शन है? sin 1 by x। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sin 1 by x, ठीक है। फिर आप लोगों को लिखने का अप्रोच बताया था, 11th में बताया था, 12th में एक बार एक्जिस्टेंस ऑफ लिमिट बता रहा था तब भी बताया था कि 0। अब सपोज ये क्वेश्चन आ गया अपने बोर्ड में, अब ये लिमिट तो चलो डायरेक्टली प्लेस में तो बोर्ड में नहीं आएगा, बट लिमिट की जरूरत पड़ेगी आपको कंटिन्यूटी के लिए। पर कंटिन्यूटी तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट में लिखने के लिए, तो इसको लिखोगे कैसे? तो x टेंडिंग टू 0 प्लस को कैसे लिखते थे अपने? x की वैल्यू 0 से बड़ी है, कितनी बड़ी वो नहीं पता है, और ऐसे ही लिखोगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। जो आप लोग लिखते नहीं हो काफी सब, तो लिखना ऐसे ही पड़ेगा जो मैं बता रहा हूँ, अगर मार्क्स चाहिए तो बीच में कोई बात ही नहीं। 0 प्लस होगा तो क्या लिखेंगे? 0 प्लस है। अगर 1 प्लस होता तो क्या लिखता? 1 प्लस है। पाई बाई 2 प्लस होता तो क्या लिखता? पाई बाई 2 प्लस। अब x किसको अप्रोच कर रहा है? 0 को। इफ x is approaching to 0 then x is also approaching to 0। यहाँ पर अगर 0 रखो तो x भी तो 0 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 प्लस होता तो कैसे लिखता है? x is equal to 1 plus h, then x is approaching to 1, तो भी तो 1 और 1 plus h का 1 कैंसिल होकर h टेंडिंग टू 0 हर कोई 1 प्लस होगा तो 1 प्लस h लिखूंगा, x 1 का अप्रोच करेगा तो h 0 का अप्रोच करेगा। पाई बाई 2 होता तो पाई बाई 2 प्लस h लिखता तो x पाई बाई 2 का अप्रोच करेगा तो h 0 का अप्रोच करेगा। जब h 0 का अप्रोच कर रहा है तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0, h की जगह पर हमने क्या रख दिया? h। अब मैं क्या h को 0 लूंगा तो साइन मेरे से एक्सेप्ट करेगा 0? h को 0 रखोगे तो क्या साइन आपसे h 0 एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल करेगा। एंगल क्या हो जाएगा? यूनिट सर्कल से बना, क्या प्रॉब्लम? आपसे एक्सेप्ट कर ही देगा। पर क्या आपको मुझे पता है कि इनफाइनाइट क्या होता है? तो ये नहीं पता है कि इसका एग्जैक्टली आंसर क्या होगा, पर ये तो पता है कि इसका आंसर होगा तो इसमें कि इसका आंसर होगा इट इज रोटेटिंग बिटवीन -1 to +1 या ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to +1। पर एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता है, और एग्जैक्टली क्या है वो नहीं पता, पहले से ढूंढ के करोगे। मुझे इक्वेट भी करने के लिए RHL की एग्जैक्ट वैल्यू पता भी तो होनी चाहिए, तो जब मुझे एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता है तो फिर मैं LHL पता भी नहीं करूंगा। लिख के आ जाऊंगा कि फंक्शन डिसकंटिन्यूटी पे पूछे कौन सी टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, तो मैं उसको बोलूंगा ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी है। इसको कौन सी डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं? ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, जहां पर RHL या LHL होता तो है पर उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बट उसका एक रेंज हमें पता होती है कि इसके बीच में कुछ तो होगा, पर क्या होगा वो पता नहीं है, राइट। तो वो हो जाएगा आप लोगों का कौन सी टाइप का चाहिए? ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी का मैंने एग्जांपल दे दिया। इस वजह से थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ये sin 1 by x के साथ मैं एक x लगा दे रहा हूँ। और फिर कोई मुझे पूछे कि ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो चेक करते हैं 0 प्लस में ये वाला फंक्शन, ठीक है, x की जगह पर 0 प्लस रखा तो यहाँ पर भी h होगा। h को 0 रखा तो ये -1 और 1 के बीच में रोटेट करता रहेगा, पर इनटू में कौन है? 0। तो इनटू में 0 होने की वजह से इसका आंसर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो RHL मिला आपको, तो फिर LHL ढूंढना पड़ेगा। अब LHL जब ढूंढोगे तो लिखोगे कैसे? लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो कौन सा फंक्शन? सेम x इनटू साइन ऑफ, फिर लिखेंगे एक्सप्लेन कैसे करेंगे? लेट x इक्वल टू 0 माइनस h
if x is approaching to 0 then h is also approaching to 0. इसको 0 रखा तो h 0 का अप्रोच करेगा, तो लिमिट ऑफ h टेंड्स टू 0 x की जगह पर माइनस h, 0 माइनस h तो माइनस h साइन ऑफ माइनस 1 बाई h, x की जगह पर क्या रखा माइनस h, ये साइन का माइनस बाहर चला जाएगा क्योंकि साइन व्हाट फंक्शन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचा h इंटू साइन ऑफ 1 बाई h। अब h को अगर मैं 0 रखूंगा तो किसके बीच में रोटेट करेगा, -1 और 1 के बीच में रोटेट करते हैं, लिख देगा आपको -1 से 1 के बीच में रोटेट करता रहेगा, बट इनटू में कौन है, तो आंसर कितना है, तो RHL और LHL सेम है, तो चांसेस है कि कंटिन्यूस हो, बट बोल नहीं सकता कंटिन्यूस होगा। अब उसके लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा, f(0) की वैल्यू, और वो अलग से क्या दिया हुआ है, 0 दिया ही हुआ है, तो फिर इसमें RHL इक्वल टू LHL इक्वल टू f(0), therefore this function is continuous, therefore this function is continuous। ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आएगा, अगर आपको सब्जेक्ट में तो लिखेंगे कैसे वो बता दें, या फिर टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन, पर अगर ये नहीं होता तो ये डिसकंटिन्यूस होता है। कौन से टाइप की डिसकंटिन्यूटी बनती, ऑसिलेटिंग पॉइंट, बट इसको कंटिन्यूस में टेक्स्ट में बता लिया, उसकी वजह से RHL सब कुछ सेम है, ठीक है। तो एक हो गया आप लोगों का फाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, जहां पर RHL LHL होता तो है बट सेम नहीं होता। एक होता है इनफाइनाइट वैल्यू डिसकंटिन्यूटी, जिसमें RHL LHL कोई इनफाइनाइट को अप्रोच करता है। तीसरा जंपिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, बेस्ट एग्जांपल GIF। फोर्थ ऑसिलेटिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, एक एग्जांपल x को छोड़ के आप कंसीडर कर सकते हैं इसको, राइट। और एक होता है वर्टिकल एसिम्प्टोट डिसकंटिन्यूटी, जिसको आप इनफाइनाइट वैल्यू में भी कंसीडर कर सकते हो। वर्टिकल एसिम्प्टोट मतलब जिसमें एसिम्प्टोट्स बनते होंगे तो सीधी सी बात है ना, वो फंक्शन ब्रेक ही होता होगा, क्योंकि एसिम्प्टोट्स कब बनता है, जब आपका ग्राफ उस पर्टिकुलर लाइन को टच नहीं कर पाता है, तो कहां जाके टच करता है, इनफाइनाइट वैल्यू पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स को एग्जांपल देना होगा, 10x 4x 10x 4x 4 है ना। तो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स डिसकंटिन्यूटी, इतने टाइप के डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। अब ये सारी डिसकंटिन्यूटी को उन लोगों ने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक रिमूवेबल कि मतलब जिसको मैं हटा सकता हूं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और हट जाता हूं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एंड सेकंड इज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, मतलब आप कुछ भी कर लो आप उसको कंटिन्यूस बना ही नहीं सकते। ये आपके सामने मैंने 6 टाइप के लिखे हैं, 1 2 3 4 और 7 टाइप के। इस 7 में से कौन सा आपको लगता है कि थोड़ी मेहनत करके उसको कंटिन्यूस बना सकते हैं? 3 पॉइंट, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही तो पॉइंट मिसिंग है, अगर मैं कुछ ऐसा कुछ मशीन बना के एक पॉइंट ही तो बनाना, तो इसको कंटिन्यूस बना सकता, और इसको मैं कंटिन्यूस बना सकता हूँ, और इसको भी बना सकता हूँ। तो इसका पॉइंट वैल्यू तो दिया था, और इसी को शिफ्ट बिट करवा के नीचे ले आओ तो काम हो सकता है, राइट। क्या इसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो? कितने पॉइंट भरने पड़ेंगे, ऐसा कोई मशीन ही नहीं बना। क्या इसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो? बना ही नहीं सकते। क्या इसको आप कंटिन्यूस बना सकते हो? कितने इंटीजर को कंटिन्यूस बना सकते हो? इनफाइनाइट कोई पॉसिबल नहीं है। ऑसिलेटिंग को बना सकते हो, जो -1 और 1 के बीच में रोटेट करते हैं, उसके बीच में इनफाइनाइट वैल्यू कहां पर है, वो कहां से पता चलेगा? पर ये बाकी जितने भी पांचों के पांचों सब कौन सी कैटेगरी में आएगा? इररिमूवेबल। सिर्फ रिमूवल में कौन सा आएंगे? मिक्सिंग पॉइंट एंड आइसोलेटिंग, ये दोनों आएंगे इस कैटेगरी में। बाकी पांचों के पांचों आएंगे इररिमूवेबल। पूरे कैटेगरी को फिक्स नहीं कर सकते, इसलिए इतने कंट्रीब्यूट की लिमिट को फाइंड करना सीख चुके हैं। बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा करना है, RHL LHL ढूंढते ही थे अपने, बस f of a ढूंढना है। अगर वो RHL LHL इक्वल हुआ तो कंटिन्यूस है, नहीं हुआ तो डिसकंटिन्यूस। ये सब लिखना। तो कंसेप्ट के नाम पे कंटिन्यूटी से रुकना ही, और क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जो अपन लिमिट में करते हैं।
कोई एक एग्जांपल भी लिख दीजिएगा जिससे आपके बस में एक्सप्लेन करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में होगा तो लिमिट के सारे डिफिकल्ट और सारे कैसे बाकी इफेक्ट को कंप्लीट कर लेना, तो फिर नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करते हैं। Thank you.